बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप लोग? हमारा आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है और उसके हवाले से फर्स्ट ईयर की क्लास है। तो इसमें से हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो 5 नंबर का सवाल है। ये बेटे 5 मार्क्स का आपके पास सवाल होगा बेटे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आज बेटा इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ये सवाल अब बेटे 5 मार्क्स का है। क्लास 9th के अंदर भी आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं और क्लास 10th के अंदर भी आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर में सेम क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। तो उसके बाद हमने बेटे इसमें ये उस बार हमने चेक करना है कि जैसे टेंसेस होते हैं तो टेंसेस में से हमने फॉर्म को टिक करना होता है। हर टेंसेस की सीखने की कि भाई आपने अगर अंग्रेजी सीखनी है तो उर्दू में ऐसे सीखना, तो हमने अपने सीखने के लिए अपने मेथड बनाए हुए हैं। लेकिन इन इंग्लिश सेम उसी अंदाज से है जैसे इन उर्दू है कि इंग्लिश में टेंसेस की कौन कौन सी निशानियां होती हैं। फॉर्म द वर्ब वाला क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट करने के लिए हमें सिर्फ तुक्का नहीं मारना होता, बल्कि हमें उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है। उसको ये पहचानना होता है कि ये कौन से टेंस का है, उसके अकॉर्डिंगली हमने कोई फॉर्म को टिक करना होता है। मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, उसके मुताबिक एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर कौन सी हमें निशानी भी ली है, उसके मुताबिक हम सेंटेंस करेंगे। फिर सेंटेंस नंबर 1 में राइट कर रहा हूं, बेटे ही सेड, एज इफ ही, उसके बाद खाली जगह बेटे मैड, उसने ऐसे कहा जैसे कि वो बेटे पागल हो। अब इसके अंदर 4 ऑप्शन होंगे, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा और उसके बाद बेटे डी भी होगा। हमारा अस्सलाम वालेकुम। वो थोड़ा मेरे लाइट का इशू था, उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं इसको। बेटे फॉर्म द वर्ब हम आज डिस्कस कर रहे हैं और 5 नंबर का सवाल है। 9th और 10th के अंदर आप इसे ऑलरेडी कर चुके हैं और फर्स्ट ईयर के अंदर भी सेम उसी अंदाज से ये क्वेश्चन है। तो उसमें हमने बेटा ये एनालाइज करना है कि हमें कैसे पता चलेगा ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, हमने इसको कैसे फिलअप करना है। तो मैंने एक सेंटेंस राइट किया है। सेंटेंस था बेटे ही सेड, बेटे उसने कहा एज इफ ही खाली जगह बेटे मैड। उसके अंदर मैं फॉर्म्स को लिख रहा हूँ कि कौन कौन सी फॉर्म हम यूज करेंगे। फिर सबसे पहले है बेटे वाज है, उसके बाद बेटे सेकंड ऑप्शन में वर है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन के अंदर बेटे विल है और बेटे फोर्थ ऑप्शन के अंदर मैंने शैल लिखा है। अब इसके अंदर हम कौन सी फॉर्म को हम टिक करेंगे। बेटे एज इफ, आपने सबसे पहला जो काम है जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं, आपने उस सेंटेंस को अब थॉरोली रीड करना होता है। आप उसको अच्छे अंदाज से बेटे पढ़ें, आइडेंटिफाई करें उसमें, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई जवाब का बेटे जना वो जरूर इशारा होता है जिससे आपको पता चलता है कि जवाब कहाँ पे आपको मिलेगा। तो उसके बाद बेटे अगर आपको कोई सेंटेंस याद रखिएगा, कंडीशनल सेंटेंस इफ वाले होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन आपने ये चेक करना कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर एज और इफ, ये 2 वर्ड एज और इफ अगर एक साथ आ जाए तो आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस को देखें और एज और इफ एक साथ लिखे हुए मिल जाएं तो उस सेंटेंस का जवाब क्या होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है कि एज इफ वाले सेंटेंस के जवाब 2 होते हैं। कितने को मेरे आंसर होते हैं? सिर्फ 2 आंसर होते हैं, क्योंकि मेरे इसके साथ या तो अब हैड बीन इस्तेमाल करेंगे, इसका जवाब बेटे हैड बीन, हैड इज फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म। आंसर नंबर 1 है और सेकंड आंसर आपके पास होगा बेटे वर। अब देखें इस सेंटेंस का जवाब वर है लेकिन ही लिखा हुआ है। ये बेटे ख्वाहिश वाले सेंटेंस होते हैं, एज इफ और एक वर्ड और आप याद रखेंगे बेटे वुड दैट। एज इफ और वुड दैट, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर ये 2 वर्ड इस्तेमाल होते हैं तो आपने उसका आंसर कौन सा देना है। सिर्फ 2 आंसर होंगे, एक बेटे होगा वर और एक होगा हैड बीन। ये 2 बातें आपने ऑप्शन को चेक करना है, वहां वाज भी है, वहां वर भी है, वहां विल भी है और वहां शैल भी है। लेकिन कंफ्यूजन आपसे क्या होगी, कोई ही के साथ वाज इस्तेमाल करते हैं तो ही के साथ मेरे हैज इस्तेमाल होता है, ही के साथ मेरे इज इस्तेमाल होता है। लेकिन इस सारी बातों के बावजूद आपने किस चीज को आइडेंटिफाई किया, एज इफ और वुड दैट। अगर आपको ये 2 वर्ड सेंटेंस में लिखे हुए मिल जाएं तो क्या है, कोई सा भी आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल कर लिया है, प्रोनाउन कोई सा भी इस्तेमाल हुआ है, इन सारी चीजों के बावजूद जवाब कौन सा होगा, सिर्फ 2 जवाब होंगे। पूरे ऑप्शन को आप चाहे थारोली पढ़ें या ना पढ़ें, बिल्कुल जो सिंपल सी टिप दे रहा हूं उसके बाद कि आपने
ऑप्शन में चेक करना है कि क्या हैड बीन या वर लिखा हुआ है। इन दोनों में से जो एक लिखा हुआ है 99% मेरे वर होता है और 1% वहां पे आपके पास मेरे जो हैड बीन लिखा होता है, यानी हैड इज फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म। अब हैड बीन के साथ बीन जो थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे मेरे जो थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, हैड के बाद तीसरी फॉर्म या वर, मोस्टली मेरे वर ही होता है, तो जहाँ पे मेरे वर मिले आपने उसको भी टिक कर देना है। ये एक टिप दी है, 8 से 10 पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को करेंगे तो उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एक लेक्चर के अंदर तैयार हो जाना है। उसके बाद मेरे क्वेश्चन नंबर मेरे 1, ये पॉइंट नंबर 1 लिखने के एज इफ या उसके बाद वुड दैट वाला जो सेंटेंस आपको मेरे मिलेगा उसका जवाब मेरे वर होगा या हैड बीन होगा। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई कोई नहीं करेगा और बिल्कुल सी आसान है। एज इफ कोई भी 1 क्लास का बच्चा भी पहचान लेगा कि एज इफ लिखा हुआ है, और वुड दैट भी, 2 वर्ड सेंटेंस में आप देखें अगर लिखे हुए मिलते हैं तो फौरन से जान जाइएगा कि इसका आंसर, आपको पूरे 4 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, या तो वर होगा या मेरे हैड बीन होगा। मेरे अब हम आगे मूव करते हैं, एक और सेंटेंस लिखूंगा मैं, उसके मुताबिक उसमें एनालाइज करेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है और इसका आंसर कौन सा होगा। उसके बाद है जी एक सेंटेंस में और मेरे लिख रहा हूं, मेरे वर्क हार्ड, उसके बाद मेरे लेस्ट, मेरे खाली जगह। अब इसके मैं ऑप्शन नीचे लिख रहा हूं, मेरे ऑप्शन नंबर 1 है मेरे शुड फेल, उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है मेरे विल फेल, उसके बाद मेरे सी ऑप्शन है आपके पास मेरे हैज फेल्ड, और लास्ट वन आपके पास है मेरे मे फेल। अब इस सेंटेंस में आपने क्या करना है, ये पॉइंट नंबर 2 है आपके पास। अब पॉइंट नंबर 2 में है कि अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर लेस्ट लिखा हुआ मिले, LEST, अगर आपको लेस्ट लिखा हुआ मिले तो मेरे आपने कैसे गेस करना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। वेरी सिंपल है, LEST लेस्ट सेंटेंस में लिखा हुआ मिला, मेरे जो लेस्ट वाले फिक्रे के बारे में हमेशा 2 बातें याद रखनी है आपने। मेरे लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड, कि जब भी आप लेस्ट को इस्तेमाल करते हैं उसके बाद क्या इस्तेमाल करते हैं, हमेशा शुड आता है। 1% भी ऐसा नहीं है कि कोई और वर्ड आएगा यहाँ पे। लेस्ट इज फॉलोड बाय मेरे शुड, जब भी आपको लेस्ट वाला सेंटेंस मिले मेरे लेस्ट के फौरन बाद मेरे शुड इस्तेमाल करते हैं, एंड शुड इज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म, और शुड के बाद हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब आपसे मिस्टेक क्या करवाई गई होगी कि वो शुड भी लिख देगा लेकिन शुड के बाद सेकंड फॉर्म लिख देगा, तो आपने खुद ख्याल करना है कि शुड इज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म, कि शुड के बाद हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आपको मेरे लेस्ट लिखा हुआ सेंटेंस के अंदर मिले फौरन से जान जाएं कि ये शुड वाला जवाब होगा, और शुड के बाद चेक करें कि मेरे फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और मैंने बताया कि वो शुड के बाद सेकंड फॉर्म राइट करेगा ताकि आपसे मिस्टेक हो, आपने वेरी केयरफुल रहना है। उसके बाद आपने शुड के बाद जो फर्स्ट फॉर्म वाला ऑप्शन है आपने उसी को टिक करना है। लेकिन लेस्ट वाले सेंटेंस के लिए एक और बात भी आपने, और दूसरी मिस्टेक कौन सी होगी कि शुड नॉट के बाद पहली फॉर्म लिखी जाएगी आपने, और शुड के बाद पहली फॉर्म होगी, तो आपने जो शुड इज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म है, नॉट भी नहीं आता लेस्ट वाले सेंटेंस में, शुड पहली फॉर्म, और उसके बाद मिस्टेक दूसरी का एंगल कि आपसे नॉट लिखवाया जाएगा लेकिन नॉट उसके अंदर नहीं आएगा, आपने नॉट के बगैर वाली जो फॉर्म है शुड और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म उसको टिक करना है आप। उसके बाद में नेक्स्ट मूव करते हैं, उसमें से एक और सेंटेंस को आप एनालाइज करें। उसमें सेंटेंस है अभी मेरे खाली जगह मेरे 5 टाइम्स अ डे, हम दिन में 5 मरतबा नमाज मेरे पढ़ते थे, पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, पढ़ रहे होंगे। अब 4 ऑप्शन में फॉर्म्स होंगी। तो सबसे पहला है मेरे प्रे, इसका मतलब है हम नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद मेरे बी ऑप्शन है प्रेस, इसका मानी भी होता है हम नमाज पढ़ते हैं। मेरे सी ऑप्शन है मेरे विल प्रे, हम नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद है मेरे डी ऑप्शन, इसमें है मेरे हैव बीन प्रेइंग, हम पढ़ रहे हैं। अगर वैसे देखा जाए तो सारे एंगल सही है, नमाज पढ़ते भी हैं, नमाज हम पढ़ेंगे भी सही, और नमाज हम पढ़ भी रहे हैं,
पता नहीं कितने अरसे से हम पढ़ रहे हैं, जितनी उम्र हो गई हमारी। तो बेटे आपने गेस कैसे करना है कि इस सेंटेंस के अंदर फॉर्म कौन सी होगी, आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। दो तीन बातें माइंड में रखिए, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस कर रहा हूं आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या होता है, ये बेटे उसी सेंटेंस का फिक्रा है। बेटे कोई भी यूजुअल, कोई भी हमारी आदत होती है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर राइट करते हैं। अगर लिखी हुई मिल जाए, आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेटे लिखना पड़ जाए तो फिर आपने इसी टेंस के अंदर लिखना है, ट्रांसलेट करना पड़ जाए फिर भी इसी टेंस के अंदर आपने उस वक्त करना है। अब कौन कौन सी बातें होती हैं, कोई यूजुअल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल है कि कोई किसी चीज का मामूल होता है, इसी टेंस के अंदर हम लिखते हैं। कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, जो कि बात सच्ची थी, सच्ची है, हमेशा के लिए सच्ची रहेगी, वो भी इसी टेंस के अंदर हम राइट करते हैं। फिर तीसरी बात ये है कि किसी का कोई रूटीन वर्क है, मामूल के मुताबिक कोई बंदा काम करने वाला है, वो भी इसी टेंस के अंदर हम लिखते होते हैं। जितने प्रोवर्ब होते हैं वो इसी टेंस के अंदर। अब ये सारे बातें इन्हीं फॉर्म्स ऑफ वर्ब के अंदर आएंगी, मैं एक साथ रिपीट कर रहा हूँ। तो बेटे जितने प्रोवर्ब होते हैं, ज़रबुल अमसाल जिन्हें हम कहते हैं, वो सारे इसी। उसके बाद है जितनी यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो भी इसी टेंस के अंदर, जो बात सच्ची थी, सच्ची है और हमेशा के लिए सच्ची रहेगी। बेटे 5 टाइम वी से प्रेयर, वी से प्रेयर होना चाहिए क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं। वी से प्रेयर, बेटे 5 टाइम्स अ डे, दिन में हम 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं। तो बेटे ए ऑप्शन है इसके अंदर, हम 5 मरतबा बेटे नमाज पढ़ते हैं। अब बेटे पढ़ते हैं, पढ़ते अंदर रहेंगे, पढ़ रहे हैं, ये एक यूजुअल है, ये रूटीन वर्क है, ये एक मामूल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सेम इसी अंदाज से चल रही है। वेस्टर्न टेंस कौन से टेंस का है बेटे, इसके अंदर बी ऑप्शन भी नहीं आएगा, इसके अंदर सी भी नहीं आएगा और इसके अंदर डी भी नहीं है। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज अ यूजुअल, दिस इज अ रूटीन वर्क, ये यूनिवर्सल लॉ है, उसके मुताबिक हम बात को जो ना आगे कंटिन्यू करते हैं। इस वजह से बेटे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। उसके बाद बेटे नेक्स्ट सेंटेंस है, the sun in the west। इसका मतलब है सूरज मगरब में गरूब हो रहा है, गरूब होता है, होगा, हो चुका होगा। लेकिन कौन सा टेंस हम इस्तेमाल करेंगे, मेरे एक ऑप्शन के अंदर है मेरे सेट, मेरे सेकंड के अंदर है मेरे सेट्स, उसके बाद में थर्ड वन है मेरे सिटिंग, उसके बाद फोर्थ वन है मेरे विल सेट। अब बेटे सारी बातें ऐसे होती है, सूरज गरूब होता भी है, होगा भी सही, बेटे हो रहा है, हो चुका था। तो आपने टेंसेस के लिए कौन सा सही इस्तेमाल करना है और सही क्या है, अभी बताया था मैंने एक इससे पहले वाले सेंटेंस के अंदर कि जो बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज मशरिक से तलू होता है, मगरिब में गरूब होता है, तारे आसमान पे चमकते हैं, अल्लाह एक है, ये सारे क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जो बात सच्ची थी, सच्ची है और फॉरएवर के लिए सच्ची ही रहेगी। इस वजह से इसके लिए मेरे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। कंफ्यूजन एक यहाँ पे है कि मेरी फर्स्ट फॉर्म भी लिखी हुई है और एस या ई एस वाली फॉर्म भी लिखी हुई है, लेकिन कौन सी, क्योंकि सन इज द सिंगुलर, मेरे सिंगुलर के साथ हम वो फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जिसके साथ एस इसका भी इजाफा होता है। द सन सेट्स मेरे एंड द वेस्ट, सूरज मशरिक मगरिब में गरूब होता है। तो उस पर सेंटेंस मेरे कैसे ठीक होगा, क्यों इसको ठीक किया, बिकॉज इस तरह के जो सेंटेंस हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, स्पेसिफाई है बात कि इसके लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करना है, इस वजह से मैंने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की और साथ एस या एस को भी मैंने साथ ऐड किया। उसके बाद नेक्स्ट वन है मेरे ही, मेरे खाली जगह, हेयर, मेरे डेली, मेरे 3 वर्ड लिखे हुए हैं। अब 3 वर्ड से पहले तो मैंने गेस करना है कि सेंटेंस की टाइप कौन सी है, कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो मेरे डेली मुझे बता रहा है कि दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डेली ने क्या बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद इसके अंदर आपने ऑप्शन को चेक कर लेंगे हम। तो मेरे क्या है, मेरी ही, मेरे कम्स हियर, उसके बाद मेरे केम हो सकता है, उसके बाद सी में ओनली कम है और उसके बाद डी के अंदर है मेरे वेलकम। अब कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि डेली ने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वी यूज फर्स्ट फॉर्म, हम पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मेरे प्रेजेंट वर्ब इसके अंदर इस्तेमाल होगा एस इस वाली फॉर्म, क्योंकि ही सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम मेरे कम्स इस्तेमाल करते हैं। मेरे ही कम्स हियर, मेरे डेली वो यहाँ रोजाना आता है। और सेंटेंस के अंदर मेरे कुछ बातें और भी हैं, कुछ वर्ड यहाँ पे राइट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब आपने पहचानना है तो अगर इन वर्ड्स में से कोई आपको वर्ड मिले तो फौरन जान जाइएगा मेरे दिस इज मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मेरे डेली लिखा हुआ है। उसके बाद सेंटेंस में अगर मेरे ऑफन आए
फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूजुअली आ जाए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंग्लिश के अंदर निशानी है। रेगुलरली आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद जनरली आ जाए, आमतौर पे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानी है। फिर ऑलवेज आ जाए, हमेशा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद सेल्डम आ जाए, कभी कभी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानी। नेवर आ जाए सेंटेंस के अंदर, ये भी मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानी है। और रिमेंबर दैट मेरे एवरी के साथ वक्त वाले लफ्ज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एवरी डे, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी सेंचुरी, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, एवरी मंथ, एवरी के साथ कोई भी वर्ड। अब ये मेरे जितने भी वर्ड्स हैं, मेरे डेली हो गया, एवरी के साथ वक्त वाला उसमें लफ्ज है, फिर ऑफन है, यूजुअली है, रेगुलरली है, जनरली है, ऑलवेज है, सेल्डम है, उसमें नेवर है। ये जितने भी मेरे वर्ड्स हैं, अगर किसी सेंटेंस में लिख मेरे फर्स्ट है, उसके बाद में नेक्स्ट एक दो मिसालें इसी हम टेंस की लेते हैं कि उसमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। एक सेंटेंस में राइट कर रहा हूं, उसमें है ऑनेस्टी, वे खाली जगह, फिर बेस्ट पॉलिसी। अब मैंने अभी बताया था कि ये चंद वर्ड्स हैं, उसमें ऑलवेज भी था। अगर इनमें से कोई वर्ड मिल जाए तो कौन सा टेंस होगा? मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस सेंटेंस के अंदर उनमें से कोई वर्ड भी नहीं है, इस सेंटेंस के अंदर उनमें से कोई भी वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्यों है? क्योंकि ये प्रोवर्ब है, और जितने भी प्रोवर्ब होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही लिखे जाते हैं। इस वजह से इसके अंदर भी मेरे फर्स्ट फॉर्म विद ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर इज यहाँ पे मेरे फर्स्ट फॉर्म सिंपल वर्ब के तौर पे इज इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद है जी, तो मेरे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मेरे प्राइड है द फॉल। उसके बाद मेरे जितने भी मेरे प्रोवर्ब गैदर, नो मास, ये 3-4 नॉमिनेट है जो बार बार सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो मेरे जितने भी प्रोवर्ब आप इस्तेमाल करेंगे उनके अंदर फॉर्म को टिक करेंगे, वैसे आप ट्रांसलेट कर रहे होंगे या राइट कर रहे होंगे तो आपने मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करना है। उसके बाद मेरे नेक्स्ट वन है आपके पास व्हेन आई केम, ही खाली जगह, अ लेटर। तो मेरे ये सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है। अब आइडेंटिफाई कैसे करना है आपके नहीं कि ये कौन से, क्योंकि इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं, मेरे व्हेन और व्हाइल। दो वर्ड आप याद रखेंगे, मेरे व्हेन या व्हाइल वाले सेंटेंस के दो क्लास होते हैं, इसके दो हिस्से होते हैं। या तो व्हेन या व्हाइल इन द बिगिनिंग होगा, तो सेंटेंस का दूसरा जो मेरे क्लास है वो कॉमे के बाद लिखा होगा। या दूसरा ऑप्शन ये होगा कि व्हेन या व्हाइल फिक्रे के मिड में होंगे, एक क्लास उससे पहले होगा, दूसरा क्लास उसके बाद में होगा। अब आपने रिमेंबर ये करना है कि मेरे व्हेन या व्हाइल वाले फिक्रे में क्या होता है। मेरे व्हेन या व्हाइल वाले जो सेंटेंस हैं ये सब में कॉम्बिनेशन होता है दो टेंसेस का। अब वो कौन से टेंसेस हैं? एक मेरे पास्ट इंडेफिनिट और उसके बाद मेरे पास्ट मेरे कंटिन्यूअस। ये दो सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशंस हैं। व्हेन या व्हाइल वाले फिक्रे का जवाब क्या होगा? वेरी सिंपल बात, तो यही सिर्फ आपने याद रखनी है, लेकिन समझाने के लिए पिछले वाली बातें भी साथ कर रहा हूं। तो बताना क्या था कि व्हेन या व्हाइल फिक्रे में लिखा हुआ मिल जाए एक उसके बाद कौन सा रह गया? दूसरी वाज वर्ग के बाद ये फॉर्म, दोनों इकट्ठे तो नहीं आएंगे। आपने सब्जेक्ट को देखना है कि वो मेरे ही शीट है या सिंगुलर है, तो उसके साथ हम वाज लिखेंगे। अगर प्लुरल है तो उसके साथ हम मेरे क्या करेंगे, मेरे वर्ग लिखेंगे। अब यहाँ पे मेरे ही था तो ही के साथ मेरे अगर वाज, मेरे ही वाज राइटिंग अ लेटर, तो वो खत मेरे लिख रहा था। अब ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? ट्रांसलेशन जब मैं आया तो वो खत लिख रहा था। उर्दू में सेंटेंस है तो फिर भी पहचानना पड़ेगा छोटी
he was writing a letter दोनों नहीं हो गया ऐसे अंदाज में कुछ नहीं होता, तो हर चीज का कोई ना कोई मेरे ऑप्शन या हल होता है, तो उसके बाद एक जवाब दिया गया होगा तो दूसरा जवाब आपने उसके बाद टिक करना है। मैंने मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, वो मेरे आफ्टर और बिफोर वाला सेंटेंस है। तो उसके बाद मेरे आफ्टर और बिफोर, ये दो वर्ड आपने मेरे एनालाइज करने, अगर सेंटेंस में ये दोनों वर्ड अगर लिखे हुए हैं तो उसके बाद मेरे सेंटेंस मेरे कौन से उसमें टेंस का होगा, तो उसके बाद मेरे है ये मेरे आफ्टर और मेरे बिफोर वाला डी मेरे उसमें पेशेंट हैड बीन डाइड, उसके बाद मेरे बिफोर लिखा हुआ है द डॉक्टर, उसके बाद मेरे खाली जगह छोड़ दिए। तो आफ्टर या बिफोर वाले सेंटेंस आप जब भी देखिएगा तो इसके भी मेरे दो जवाब ही होते हैं। अब कौन से होते हैं, इसका भी मेरे पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट विद परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब ये है कि आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंस में जवाब होगा सेकंड फॉर्म या हैड इज फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म या हैड के बाद तीसरी फॉर्म। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी फॉर्म एक टाइम में टिक करनी है, तो मेरे सेकंड फॉर्म लिखी हुई होगी तो जवाब है हैड के बाद तीसरी फॉर्म। अगर हैड के बाद तीसरी फॉर्म एक क्लास में लिखा हुआ है तो उसका के बाद है मेरे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर वैसे समझना है थॉरोली इसको, तो मेरे आफ्टर इज फॉलोड बाय पास्ट परफेक्ट टेंस, आफ्टर के बाद जो क्लास है उसके अंदर हैड के बाद तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जो बाकी क्लास बचेगा उसके अंदर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और बिफोर इज फॉलोड बाय सेकंड फॉर्म, जो बिफोर वाला क्लास है उसके अंदर मेरे सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जो बाकी सेंटेंस बचते हैं जहां में लिखा हुआ भी है, जो बाकी होता है उसके अंदर हैड इज फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म। तो बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस के अंदर दो जवाब, या तो सेकंड फॉर्म या हैड के बाद तीसरी फॉर्म। एक फॉर्म में लिखी हुई है और जो उसके बाद दूसरी फॉर्म है, उस दूसरी फॉर्म के साथ आपने उसको टिक करना है। अगर सेकंड फॉर्म है तो हैड के बाद तीसरी फॉर्म, अगर हैड के बाद तीसरी फॉर्म लिखी हुई है तो आपने मेरे सेकंड फॉर्म लिखनी है। ये मेरे 5-6 टिप्स थी फॉर्म द वर्ब के हवाले से मैंने डिस्कस की, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जब उसके बाद लेक्चर होगा, इंशाल्लाह क्लास में होगा होपफुली, तो उसके बाद है कि इसको फिर पहले भी हमने बातें डिस्कस की हुई है इसके हवाले से, तो उसके बाद इंशाल्लाह मेरे आपको होगा उसमें नेक्स्ट लेक्चर। फिर मैं राना साहब को दे रहा हूँ, वो आपके साथ बाकी बातें डिस्कस करेंगे।